भाषा का व्याकरण भी उतना महत्वपूर्ण नहीं बचा है, क्योंकि भाषा अब संप्रेषण से जुड़ रही है। संप्रेषण से जब कोई भाषा जुड़ जाती है तो व्याकरण पीछे छूट जाता है। इसलिए यह कहना कि भाषा का सही प्रयोग नहीं हो रहा है अब आजकल कोई अर्थ नहीं रखता है। अब तो मुद्रित संचार, जिसे हम प्रिंटेड कम्युनिकेशन कहेंगे, वो अखबारों में हमें देखने को मिल जाता है। और शब्दों के साथ चित्र भी आते हैं। यदि हम कोई समाचार दे रहे हैं, विश्व युद्ध पर कोई समाचार दे रहे हैं, किसी देश के राष्ट्रपति का व्याख्यान दे रहे हैं, तो उस व्याख्यान के साथ उसका चित्र भी आ जाएगा सामने। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा अब चित्र से अलग नहीं है। भाषा अब चित्र के साथ जुड़ गई है। भाषा अब दृश्य विधान के साथ जुड़ गई है, क्योंकि भाषा अब केवल रीडिंग मटेरियल नहीं है, अब एक पठ्य सामग्री नहीं है, बल्कि वो एक विजुअल रियलिटी भी है, एक वो दृश्य यथार्थ भी भाषा का हमारे सामने आने लगा है। और इसीलिए हम संचार और दृश्य को जोड़ देते हैं। संचार और दृश्य को जोड़ते समय ये जरूरी है कि जो दृश्य सामने आ रहा है, भाषा उसे व्यक्त करे, या भाषा जिस रूप में आ रही है दृश्य उस रूप में हो। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। प्रसाद की पंक्तियां हैं, आंसू उनका एक काव्य ग्रंथ है, और आंसू काव्य ग्रंथ को अगर हम सामने रखते हैं तो आंसू का एक बहुत बड़ा चित्र हम बना सकते हैं, जिसमें कि आंसुओं का एक आकाश हम बना दें, और उसमें वो सारी पीड़ा और दर्द को हम, अवसाद को हम बहुत सारे प्रतीकात्मक चित्रों के साथ दिखा दें। जैसे कि कविता है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अगर वो चित्र बरसने का हमारे सामने आ जाता है, पीड़ा का चित्र हमारे सामने आ जाता है, अगर टेलीविजन पर एक कविता पढ़ी जा रही है और उस कविता के साथ वो दृश्य अगर सामने आ जाता है, तो संचार भाषा का संप्रेषण बहुत व्यापक हो जाएगा, उसका एक गहरा प्रभाव गिरेगा। लेकिन अगर वो चित्र नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं होगा। आप देखते हैं कि फिल्मों में गीत होते हैं, गीत के साथ संगीत होता है। अगर म्यूजिक ना हो, उसी गीत को अगर हम बिना संगीत के सामने रख दें तो उस गीत का प्रभाव नहीं गिरेगा। बहुत सारे गीत तो बहुत हल्के ढंग के होते हैं, बहुत साधारण गीत होते हैं, लेकिन म्यूजिक में वो गीत ऐसा बढ़िया बन जाता है, उसका प्रभाव इतना गहरा हो जाता है कि वो सभी को प्रभावित कर लेता है। तो जब संगीत से, चित्र से आप भाषा को जोड़ देंगे तो भाषा का गहरा प्रभाव हो जाएगा। अभी आप समाचार पत्रों में देख लीजिए, समाचार पत्रों में भी जो भाषा आ रही है वो संगीतात्मक आ रही है। जैसे कि खुला आसमान, जैसे कि सन्नाटा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार तो छंद या तुके मिला देते हैं, या भाषा में नाद ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं। जैसे महंगाई की मार मत घबराओ यार, अब ये शब्द बना दिया, यानी महंगाई की मार पड़ रही पर घबराओ मत, फिर भी सब कुछ ठीक होगा है। और इस तरह के कई शब्द आप अखबारों में देख लीजिए, समाचार पत्रों में बराबर आ रहे हैं। समाचार पत्रों में जो शहर के संस्करण आते हैं, उन संस्करणों में इस तरह के बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, और उनके बहुत सारे उदाहरण हमें सामने मिलते हैं। विज्ञापन भी आते हैं, हम देखते हैं विज्ञापनों में भी इसी प्रकार संगीत की भाषा का प्रयोग होता है, और गीत बीच बीच में आ जाते हैं। जिस तरह की फिल्मों में गीतों का प्रवेश हम कर देते हैं, कई गीत हमारी फिल्मों में होते हैं, तो उससे फिल्म की घटनाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। तो टेलीविज़न और रेडियो, अब रेडियो और टेलीविज़न की भाषा में भी जो अंतर है वो आप देख लीजिए, किस तरह से बाजार प्रभावित करता है भाषा को। टेलीविज़न में हमको अधिक दिखेगा, रेडियो में नहीं दिखेगा, क्योंकि रेडियो अब उतना बाजार से जुड़ा हुआ नहीं रह गया है। वो वास्तव में उन लोगों की चीज़ रह गया है जो कलात्मक लोग हैं, जो संगीत के प्रेमी हैं, जो साहित्य के प्रेमी हैं, जो घर में बैठकर रेडियो सुनते हैं और उन्हें बहुत अच्छी चीज़ चाहिए। उसका बाजार का उस पर प्रभाव नहीं है। रेडियो की भाषा अधिक अच्छी है, रेडियो की हिंदी अधिक अच्छी है। टेलीविज़न की हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। टेलीविज़न की हिंदी मिली जुली हिंदी है, उसमें अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का प्रभाव है, और अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द उसमें आ गए हैं, वो इंग्लिश जैसी लगने लगी है। लेकिन रेडियो की भाषा अभी भी बहुत अच्छी है। रेडियो में हम ब्रेक की जगह अंतराल शब्द सुनते हैं। अब आप समाचार सुनिए थोड़े अंतराल के बाद, लेकिन टेलीविज़न पर ब्रेक शब्द आ गया है। यानी रेडियो की भाषा आज भी अच्छी है, आज भी मानक है, आज भी वो परिष्कृत है, आज भी वो परिमार्जित है।
उसका कारण केवल यही है कि बाजार की शक्तियाँ रेडियो से उतनी नहीं जुड़ी हैं। यद्यपि रेडियो भी काफ़ी बाजार से जुड़ा हुआ है, लेकिन टेलीविज़न ने उसे पीछे छोड़ दिया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि समाचार पत्रों का महत्व घट गया है या रेडियो का महत्व घट गया है, टेलीविज़न का महत्व बढ़ गया है। ये तो हम श्रृंखला में आगे देखेंगे जब हम अखबार की भाषा, टेलीविज़न की भाषा, रेडियो की भाषा को ही एक केंद्र में रखकर अपनी बात रखेंगे आपके सामने। अभी तो संचार भाषा का जो मिला जुला रूप है, उसका एक विचार है, वो आपके सामने रखा जा रहा है। तो टेलीविज़न और रेडियो की भाषा में इस कारण अंतर आ गया। अब हम रेडियो पर पढ़ते हैं जैसे अनजान चेहरे, भाव बहुत गहरे, आसमान में बादल छाए, तुम बहुत दिन से नहीं आए। तो ध्वनि से हमें चित्र उत्पन्न करना पड़ता है, ऐसा साउंड ट्रैक देना पड़ेगा हम। लेकिन अगर हम टेलीविज़न पर इसे रखते हैं सामने, तो हम एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट या बहुत सूक्ष्म चित्र बनाएंगे और उसमें एक ऐसा प्रतीक्षा या इंतजार का एक भाव हम उसमें दिखाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मीडियम के लिहाज से, माध्यम के लिहाज से, रेडियो माध्यम हो, अखबार माध्यम हो, टेलीविज़न माध्यम हो, माध्यम के अनुसार हमें भाषा का प्रयोग करते समय उसे संप्रेषणीय बनाना होता है। अब भाषा केवल भाषा तक सीमित नहीं रही है। अब भाषा के लिए ये आवश्यक नहीं रह गया है कि आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और भाषा आप तक पहुंच रही है, बल्कि भाषा को अब पहुंचाना पड़ता है, भाषा को अब संप्रेषित करना पड़ता है। भाषा किसी माध्यम में प्रयोग में लाई जाती है, वो संचार भाषा बनती है। संचार भाषा को किस प्रकार से हम प्रेषित करें, हम संप्रेषित करें, उसके हमें बहुत सारे प्रयोग करना पड़ते हैं, बहुत सारी तकनीकों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है और तब भाषा आगे बढ़ पाती है। अब इंटरनेट भी आता है, इंटरनेट भी आ गया है। इंटरनेट का तो क्या है कि सीधी सामग्री हम ले लेते हैं, लेकिन इंटरनेट में भी आजकल ऐसे साधन हो गए हैं कि उसमें भी ध्वनियाँ और चित्रों का समावेश हो गया है। इंटरनेट में बहुत सारे चित्र आ जाते हैं और एक तरह से वो भी दृश्य बन गया है। अब संचार माध्यम कितने अधिक विकसित हो गए, यह हमें देखना है कि हिंदी के भी कई पोर्टल बन गए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हिंदी का कोई कीबोर्ड कंप्यूटर में नहीं है, ऐसा कीबोर्ड कि जो अंग्रेजी की तरह एक मानक कीबोर्ड। इतने सारे कीबोर्ड आ गए हैं कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते। गोदरेज कीबोर्ड है, रेमिंगटन कीबोर्ड है, आकृति है, अक्षर है, इलेक्ट्रॉनिक है, इंडिका है, कृति है, श्रीलिपि है, कितने कीबोर्ड। और ये कीबोर्ड भी इंटरकनेक्टेड नहीं है, अंतर संबंधित नहीं एक दूसरे से। अगर आपने एक फॉन्ट में टाइप कर दिया है तो वो फॉन्ट खुलता नहीं दूसरे कंप्यूटर। मुद्रण में कितनी समस्या आ रही है। अगर अंग्रेजी की तरह हिंदी का कीबोर्ड भी मानक बना दिया जाए, कोई भी कंपनी कीबोर्ड बनाए लेकिन कीबोर्ड का मानक एक जैसा, उसके फॉन्ट का प्रारूप एक जैसा, जिससे कि वो फॉन्ट अगर हिंदी में, जैसे अंग्रेजी का फॉन्ट अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो पूरी दुनिया में कहीं भी खुल सकता है वो अंग्रेजी का फॉन्ट। हिंदी का फॉन्ट खुलता ही नहीं है। मैं यहाँ अपनी किताब लिख देता हूँ और हिंदी का फॉन्ट डाल देता हूँ और वहाँ दिल्ली में एक प्रकाशक बैठा है, उस पर CD बना के भेजता हूँ, CD खुलती नहीं है, क्योंकि उसमें श्रीलिपि है, उसके बाद कृति है। तो यानी कृति का फॉन्ट अलग है, श्रीलिपि का फॉन्ट अलग है। तो इससे तो कंप्यूटर का सारा जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वो ही समाप्त हो गया है। तो भाषा किस काम की, भाषा क्या करेगी? अगर भाषा का संचार ही नहीं होता, अगर वो फॉन्ट ही नहीं खुलता है तो भाषा सामने आएगी ही नहीं। तो भाषा को संचार के रूप में प्रयुक्त करने के लिए हमें मशीनी उपकरणों में उसकी एकरूपता का भी तो समाधान करना होगा, करनी पड़ेगा। टेलीविज़न में समस्या नहीं, पर कंप्यूटर में समस्या आती है। टेलीविज़न में इसलिए समस्या नहीं है कि टेलीविज़न में जो फॉन्ट डालते हैं सामने दिखाई पड़ जाता है। पर मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि संचार भाषा की दृष्टि से हम जो संचार के माध्यम है उन माध्यमों में अपनी लिपि का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? जबकि हमें मानकर चलते हैं कि संसार की भाषाओं में दो लिपियां जो सबसे अच्छी मानी जाती हैं, एक अक्षर लिपि है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में, एक वर्ण लिपि है, एक नागरी है, एक रोमन है। सारी समस्या यहां पर यह है कि भारतीय भाषाएं किसी एक लिपि में नहीं लिखी जाती। अगर वो नागरी लिपि में लिखी जाने लगे तो नागरी फॉन्ट ऐसे बन सकते हैं पूरी भारतीय भाषाओं के कि वो रोमन के बराबरी करें और कंप्यूटर बाइलिंगुअल कीबोर्ड बनाए। बाइलिंगुअल कीबोर्ड बनाने की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे कि एक कंप्यूटर में रोमन के साथ साथ
नागरी भी हो। अब ये क्या होता है कि हमें अगर हिंदी में ईमेल करना है तो हम रोमन स्क्रिप्ट का सहारा लेंगे, रोमन लिपि का सहारा लेंगे और हमारा ईमेल हिंदी में जाएगा लेकिन वो रोमन में जाएगा, दिखेगा वो अंग्रेजी लिपि में यानी रोमन लिपि में दिखेगा, यूरोप की लिपि में दिखेगा और होगा वो हमारी हिंदी भाषा में। इसका प्रभाव अच्छा नहीं गिरता है, इसका प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि इतनी व्यापक जो लिपि है उस लिपि का प्रयोग होना चाहिए। अगर कोई लिपि बहुत सीमित हो तो उसकी जगह हम दूसरी लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो लिपि अत्यंत व्यापक है, जिसमें वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, उस लिपि का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। जिस लिपि को विदेशी लोग भी अच्छी लिपि मान रहे हैं, नाम शाम्स्की जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं जिन्होंने कि बाइलिंगुअल और ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर और एक भाषा से दूसरी भाषा में लिप्यंतरण की सुविधा कर दी है, वो भी कहते हैं संस्कृत की लिपि बहुत अच्छी है और नागरी लिपि को हमें व्यवहार में लाना चाहिए।